हेलो गाइज। मैं एक डाउट क्लियर करते हुए आपको एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मेरी ही स्कूल की एक छात्रा ने एक क्वेश्चन दिया था जो कि उनको नहीं आ रहा था। तो उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूँ आपको, और उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन के जो उनके डाउट थे वो क्लियर हो जाएंगे। तो उनका क्वेश्चन ये था कि कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता आ रहा था, अभी भी बताता हूँ कि हम सवाल को पढ़ते जाएंगे और उनके आंकड़े वैसे ही लिखते जाएंगे, तो हमको सवाल को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। इसके बाद में कहता है कि चित्र ए में क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है तथा अब कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिरता है। इसके बाद में चित्र बी में कहता है कि दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। इस परिस्थिति में गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये सवाल को हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमको कुछ मान पता होने चाहिए, तभी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमको इसमें दिया क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हमको देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहली चीज हमको दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? वैद्युत क्षेत्र दिया है ई वेक्टर, ये दिया है 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। तो उसको हम लिख लेंगे 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ये दिया हुआ है। इसके बाद में हमको यहाँ पर ये दूरी दी हुई है। दूरी कितनी दी हुई है? 1.5 सेंटीमीटर की। तो हम दूरी इसको एस से डिनोट करेंगे, और ये दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि हम जब इसको सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे तो सेंटी का मान होता है 10⁻²। तो जब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻² मीटर। क्लियर हो गया? अब देखिए ये इतनी चीज तो हमको दी हुई है। अब हमको पता क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जिक्र हो रहा है। तो हमको इलेक्ट्रॉन, अब चूंकि ये गिर रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो हमको इनका द्रव्यमान भी पता होना चाहिए, जो कि द्रव्यमान आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ME, जिसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इसी के बाद में मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो इसका मान होता है, इसका द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। और जो इन पर जो आवेश का मान होता है वो क्या होता है? समान होता है, यानी कि आवेश जो Q है वो क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। अब इतने आंकड़ों से हमको इस सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस पर गति का दूसरा समीकरण इस्तेमाल करेंगे। गति के दूसरे समीकरण से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है
कि गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? गति का दूसरे समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो होता है गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, अब चूंकि अब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ये शुरू से गिर रहे हैं तो इनका जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। प्रारंभ में तो ये स्थिर है, तो यहाँ पे ये जो u की वैल्यू होगी, ये u क्या होता है? प्रारंभिक वेग, और v क्या होता है? अंतिम वेग होता है। तो ये जो u होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक है, शून्य है तो यहाँ लिखेंगे u इज इक्वल टू शून्य। तो जब ये शून्य हो जाएगा तो शून्य का जब t में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा शून्य हो जाएगा, यानी इसका मान ही नहीं होगा कुछ, तो केवल क्या बचेगा? हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमको प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? हाफ एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया। अब यदि यहाँ से हम इस टी, क्योंकि हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है ना, मतलब लगे समय की गणना कीजिए, ये हमको टाइम यहाँ पर प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से ये ए क्या है? त्वरण है, और ये टी क्या है? टाइम है। तो इस जब टी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा टी स्क्वायर। टी को हम इधर ले आएंगे तो बचेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा? 2s। दो का गुणा हो इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2s, और 2s को जब इधर ले आए और इसको इधर ले गए तो ये पक्षांतर हो गया, तो 2s अपॉन ए बचा, ये बचा। तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा? इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा और 2s बटे a, ये आ गई t की वैल्यू। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यदि यहाँ से हम a का मान निकालें, ठीक है, अब a का मान कैसे निकालेंगे? देखिए, हमको पता है फार्मूला जो होता है f बराबर क्या होता है? m इंटू ए। ये कब होता है? जब द्रव्यमान और त्वरण दिया हो तब हम फार्मूला यूज करते हैं m इंटू ए। और यदि कहीं पर हमारा आवेश और वैद्युत क्षेत्र दिया होता है तो वहाँ पर क्या होता है? F इज इक्वल टू Q इंटू ई, ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों एफ एफ है, तो हम इनको जब ये दोनों समान है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं। तो जब a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा a इज इक्वल टू क्यू ई, ये हुआ, अब बटे में आ जाएगा m आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा a का मान आया। अब हमको क्या निकालना है? t में हम इस वाले फार्मूले पर हम a का मान रख देंगे। तो हमारा तो t बराबर अंडर रूट 2s अपॉन ए था ना, तो हम a की जगह पर क्या रख सकते हैं? क्यू ई अपॉन एम रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू ये 2s अपॉन a का मान हमने रख दिया क्यू ई अपॉन एम, ये हो गया। अब चूंकि ये पूरा रूट है तो इसको भी हमने पूरा रूट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ऐसी कंडीशन में इस m का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो क्या बचेगा? t इज इक्वल टू रूट 2s इंटू एम अपॉन क्यू इंटू ई। ये हमारा t का मान निकालने के लिए हमने एक फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब बच्चों इतना क्लियर हुआ। देखिए ये हो गया t इक्वल टू 2s, इसको 25 मत समझिएगा, ये s है। 2s इंटू एम अपॉन क्यू इंटू ई, कहे में है रूट में होगा ये। ठीक है, अब हम इस फार्मूले की सहायता से एक बार इलेक्ट्रॉन के गिरने का समय निकाल लेंगे और एक बार क्या समय निकाल लेंगे? प्रोटॉन के गिरने का समय निकाल लेंगे।
तो अब इसमें हमको पता है ये s क्या है, दूरी है, जो कि दूरी एक ही दी हुई है। q क्या है, आवेश है, आवेश भी हमारा एक ही है। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ये भी हमारा एक है। परंतु यहाँ पर m क्या होता है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान हमको दो के दिए गए हैं। किसके किसके द्रव्यमान दिए गए हैं, एक द्रव्यमान दिया गया है इलेक्ट्रॉन का और एक द्रव्यमान दिया गया है प्रोटॉन का। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे me, और यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे mp। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के गिरने में लगा समय। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के गिरने में लगा समय यानी कि टी ई इज इक्वल टू क्या, फार्मूला हमारा जो पहले निकल के आया था, क्या निकल के आया था, √2s इंटू एम था। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एम ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और अपॉन में आ जाएगा q इंटू ई आ गया। ठीक है, अब बच्चों अब हम इसका मान रख देंगे। सभी के मान हमको पता है तो हम मान रख देंगे। ये देखिए मैंने मान रख दिया। इलेक्ट्रॉन के गिरने का समय t बराबर 2 था, यहाँ पे 2 कर दिया। फिर s क्या है, दूरी, जो कि दूरी हमारी थी 1.5 × 10⁻²। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख दिया 9.1 × 10⁻31, और अपॉन में आवेश 1.6 × 10⁻19, और वैद्युत क्षेत्र 2 × 10⁴। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। ये देखिए रूट में था तो इसको हम पूरे का रूट कर लेंगे। ये हो गया, रूट में हमने ले लिया इसको। अब बच्चों ये काम आपका है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। यदि मैं कैलकुलेशन करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से ये कैलकुलेशन आप करेंगे। और कैलकुलेशन करने के बाद में, वर्ग निकालने के बाद में, जो इलेक्ट्रॉन के गिरने का जो समय निकल के आएगा, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो निकल के आएगा। इस पूरी कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.9 गुणे 10⁻⁻9 सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन का टाइम आया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम प्रोटॉन का टाइम निकाल लेंगे। तो प्रोटॉन का टाइम निकालने के लिए हम फिर फार्मूला, अभी तक हम टी ई लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे, टी पी, यानी कि प्रोटॉन के लिए लगा समय इज इक्वल टू 2s मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि 2s mp। ये पूरा एक है, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, और अपॉन में q इंटू ई, और इसका रूट कर देंगे। अब जैसे इसके हमने आंकड़े लिखे थे, इसी प्रकार से हम इसके भी आंकड़ों को लिख लेते हैं। ये देखिए मैंने इलेक्ट्रॉन की तरह प्रोटॉन के उसमें भी मैंने पूरे मान रख दिए 2, और फिर क्या था, एस था, एस का मैंने दूरी का मान रख दिया 1.5 × 10⁻², और फिर इसके बाद में प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻27 होता है, वो मैंने रख दिया। अपॉन में क्या था, क्यू था, ये क्या है, आवेश, और आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 इंटू वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है, 2 × 10⁴। और जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व आपको करना है, इतना आप कर सकते हैं। सॉल्व करने पर जो इसका मान आएगा वो आएगा 1.3 × 10⁻⁻7, और ये क्या निकाले हमने, सेकेंड निकाला। इस वजह से सेकेंड का समय का मात्रक, ये हमने समय निकाला है, और इस वजह से समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ये हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के गिरने का टाइम निकल आया, और ये प्रोटॉन के गिरने का टाइम निकल आया। ये हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन का ये पार्ट सॉल्व कर लिया कि लगे समय की
गणना कीजिए। हमने समय की गणना तो कर ली। अब हमको इस परिस्थिति में गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से भी तुलना करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि हम जानते हैं कि जब ग्रेविटी में जब कोई चीज़ फॉल करती है, यानी जब उसमें कोई चीज़ जब गिरती है तो उसका टाइम पीरियड सेम होता है, ठीक है। यानी कि ग्रेविटी में जब कोई चीज़ गिरती है तो उसका टाइम पीरियड सेम होता है, चाहे वो वस्तु 2 किलोग्राम की हो और चाहे वो वस्तु 10 किलोग्राम की हो, ठीक है। वो बिल्कुल सेम टाइम पर गिरेगी, ठीक है, क्योंकि इस पर जो जी का मान है वो क्या होगा, समान होगा। क्लियर हुआ। लेकिन यदि इसमें एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होता है तो क्या होगा, क्योंकि इस पर एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता, इस वजह से ये सेम टाइम पर जमीन पर गिरेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये जो हमारा क्वेश्चन था ये एक प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का ही केस था, ठीक है। इस केसेस में क्या होता है कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वह पहले गिर जाएगी और जिसका द्रव्यमान कम होगा वह वस्तु बाद में गिरेगी। तो अब बच्चों क्लियर हो गया होगा कि इस पर आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसका द्रव्यमान अधिक है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वह वस्तु पहले गिरेगी प्लेट पर और जिसका द्रव्यमान कम होगा वह वस्तु बाद में गिरेगी। तो क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। ये उनका टाइम पीरियड आ गया, ये हुआ। ये मेरे स्कूल की एक छात्रा द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था जिसको कि मैंने सॉल्व किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट बचा हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप पर उसका मैसेज कर दें, ठीक है। यहाँ पर हमको मेन जो हमको देखना था वो था इलेक्ट्रॉन के गिरने का समय और प्रोटॉन के गिरने का समय और इलेक्ट्रॉन के गिरने का समय, ये हमको देखना था। और बाकी ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि ग्रेविटी में क्या होता है कि टाइम सेम होता है गिरने का, चाहे वो वस्तु कितनी भी हल्की हो चाहे वो वस्तु कितनी भी अधिक हो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जो वस्तु जितनी अधिक होगी, उसका जिस वस्तु का वेट या उसका मास जितना अधिक होगा वह वस्तु उतना जल्दी गिरेगी और जिसका मास कम होगा वह वस्तु उतना देर में गिरेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।